चलिए आज के वीडियो में हम देख लेते हैं नीट 2025 के जो है बचा है और 180 डेज। उस 180 डेज में हम कैसे अपना जोश बनाए रखें, कैसे अपना स्टडी प्लान बनाए कि हमारे सिलेक्शन हो जाए। तो डायरेक्टली मुद्दे के बाद में आते हैं। तो पहले जो है स्टडी प्लान जितना भी मैं दे लूं, तो पहले जो काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। सारे प्लान का इम्प्लीमेंटेशन जो करना है वो तुम्हें करना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो स्टडी प्लान देके क्या फायदा। मैं अगले साल भी स्टडी प्लान दूंगा, उसके अगले साल भी स्टडी प्लान दूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आज से ही इस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हें सिलेक्शन नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद डिवाइड द रिमेनिंग टाइम इनटू द डेज, आवर एंड मिनट। इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग टाइम तुम्हारे पास कितना है 180 डेज। हर एक डेज को आवर में डिवाइड करना कि कितने एक डेज में कितना आवर मैं पढ़ाई के पीछे देता हूं, उस आवर को मिनट में डिवाइड करना, उस मिनट मतलब कितने मिनट मैं किस टॉपिक में दे रहा हूं। तो पहले तो चलते डेज की तरफ। मान लो 180 डेज हमारे पास बचा है, उसमें से मान लो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तो 100 डेज तो पहले छोड़ मतलब 80 डेज तो पहले ही छोड़ देता और रखता मैं रिविजन के लिए, फुल टेस्ट के लिए, ये वगैरह उधर उधर टेस्ट के लिए मैं रखता। और 100 डेज को है उसको मैं डिवाइड कर देता। मान लो मेरा 50% या 60% सिलेबस अभी कंप्लीट है, उसके बाद मैं मान लो मेरा जेनेटिक्स अभी भी बचा है, जेनेटिक्स का जो यूनिट है उसके लिए रखता मैं 20 डेज, बायोटेक्नोलॉजी के लिए रखता मैं 10 डेज, ये उसके बाद जो लास्ट जो इकोसिस्टम वाला जो यूनिट है उसके लिए रखता मैं फिर से 15 डेज। ऐसे यूनिट वाइज डेज को डिवाइड करना कि इस मतलब डेज में इतना यूनिट, इतना टॉपिक, इतना पार्ट मुझे खत्म करना है। और हर एक डे को आवर में डिवाइड करना है कि मैं 10 आवर पढ़ाई करता हूं तो उसमें से 4 आवर में बायोलॉजी को दूंगा, 3 आवर में फिजिक्स को दूंगा, 3 आवर में केमिस्ट्री को दूंगा। और जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे भाई, मिनट उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट में जो है 180 क्वेश्चन अभी भी हुआ नहीं, 200 क्वेश्चन अभी भी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 180 में मतलब 180 क्वेश्चन ही होगा, तो 180 मिनट भी तुम्हें मिलेगा। तो हर एक मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल है इधर। तो सबसे ज्यादा मेनली इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आज जो स्टडी प्लान दूंगा उसको इम्प्लीमेंटेशन करना और डिवाइड द रिमेनिंग डेज, उसको डिवाइड करो कि हमें इतने डेज में इतना कवर करना है। देखो बहुत आगे हम मतलब बहुत ज्यादा टारगेट हमें मिल जाए, मान लो 50 आवर में हमें 400 चेस करना है। हमेशा ये बोला जाता है कि चेस को, जब चेजिंग टीम है उसको जो टारगेट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें 300 गेंद पे 400 रन चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे छोटे छोटे कि 10 ओवर में हम 80 कर लेते हैं, उसके बाद 10 ओवर में हम 160 कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, जो टारगेट है वो आसान लगेगा। ऐसे ही डेज, आवर और मिनट में डिवाइड कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि एवरीवन वांट्स टू नो योर रिजल्ट नॉट योर एफर्ट। सबसे पहले ये दिमाग में सोच लेना कि कोई भी तुम्हारा एफर्ट जो है, तुम कितने आवर देते थे, 24 आवर तुम पढ़ाई के पीछे देते थे, खाना पीना छोड़ के तुम मतलब उसमें पढ़ाई में रहते थे, ये कोई नहीं देखेगा। अल्टीमेटली ये सबसे पूछेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अपने लाइफ में भी रियलाइज किया है। और अभी जो लोग दे चुके हैं नीट का रिजल्ट, 599 ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको एजीएमसी नहीं मिला है, लेकिन वो 599 और 600 जो मिला है उसका कोई डिफरेंस था एफर्ट में, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रिजल्ट दोनों का डिफरेंट, क्योंकि जो 500 600 वाले हैं वो एजीएमसी में है, जो 599 वाले हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, उसका रिजल्ट, उसका एफर्ट नहीं। तो ये मतलब जो भी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस चीज से दूर भागो और अपना सिलेक्शन लो पहले, उसके बाद होगा फिर जो कुछ होना है। नेक्स्ट फर्स्ट में मतलब फास्ट जो शेड्यूल है वो तो मतलब फास्ट जो प्लानिंग है वो तो मेक ए शेड्यूल फॉर ए डे। अगर वो चीज सोचो ना, तुम्हारे 2023 में कुछ मतलब वर्ल्ड कप में किसी का कोई कसर था क्या, किसी का मतलब सबने तो 200% दिया था। रोहित शर्मा का कैप्टेंसी, विराट कोहली का कंसिस्टेंसी, उसके बाद क्या बोला जाए, क्रूशियल टाइम में आके डीआरएस का वो लेना हो तो केएल राहुल आ जाते थे, मुश्किल टाइम में रन बनाना हो तो केएल राहुल आ जाते थे। उसके बाद मोहम्मद शमी का हर एक ओवर में, हमेशा हर एक मैच में हर एक ओवर में आके विकेट चटकाना फास्ट ओवर में। उसके बाद जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग, उसका कंसिस्टेंसी, उसके बाद कुलदीप यादव, तो सारे के सारे लोग जितने भी थे, श्रेयस अय्यर द अंडररेटेड बैट्समैन ऑफ 2023 वर्ल्ड कप, तो सारे के सारे जो थे तो मतलब बहुत मेहनत, 100 नहीं मैं तो बोलूंगा 200 दिया था। अभी भी मेरे हिसाब से बेस्ट टीम ऑफ द 2023 वर्ल्ड कप इज इंडिया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब उस दिन तो लाख था बस एक मैच के लिए, उसी भी तुम सारे ईयर तुम प्रैक्टिस करके जाओ, सारे ईयर तुम टेस्ट में 720 में 720 लेके आ जाओ। लेकिन उस दिन में, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, अगर उस दिन तुम सारे प्लान को, सारे मतलब सब कुछ को तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ना, तो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद तो चलते हैं प्लान की तरफ। इधर तुम्हारा मिलेगा मेक ए शेड्यूल फॉर अ डे। हमेशा नींद से, मैं तो ये सुबह जब नींद से उठता था मैं एक पेज में लिखता था, आज इस टॉपिक में इस मतलब बायोलॉजी में ये वाला टॉपिक
फिजिक्स में ये टॉपिक, केमिस्ट्री में ये टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करके ही रात में सोना है, उसके पहले मैं सो नहीं सकता। तो मेक ए शेड्यूल फॉर अ डे, ये एवरीडे के लिए, ये ईच एंड एवरी डे के लिए, हर एक डे में तुम्हारा शेड्यूल चेंज होगा। ऐसे नहीं कि एक शेड्यूल को लेकर 10 दिन चले गए हम, हर एक डे में शेड्यूल चेंज होगा। तो पहले तो नींद से उठ के ही पहले ये लिखना होगा कि एक पेज में कि बायोलॉजी का ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स का टॉपिक और केमिस्ट्री का ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेक ए सिलेबस ट्रैकर, एक सिलेबस ट्रैकर मतलब प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि 10 दिन में, जैसे मैंने पहले बोला 10 दिन में हम यूनिट 1 खत्म करेंगे बायोलॉजी का, तो 10 दिन के अंदर मैंने एनिमल किंगडम को 3 दिन, प्लांट किंगडम को 3 दिन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 दिन और लिविंग वर्ल्ड को मैंने 1 दिन दिया। ऐसे एक शेड्यूल, प्रॉपर एक शेड्यूल और सिलेबस ट्रैकर बनाना बहुत जरूरी है। रिसोर्सेस, तुम्हारे पास रिसोर्सेस क्या होना चाहिए? पहले तो हमारा गीता, एनसीईआरटी होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक वाइज एक एमसीक्यू बुक, जिस एमसीक्यू बुक में सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो ऐसे एक एमसीक्यू बुक होना चाहिए भाई। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू बुक, ऐसे नहीं कि पाकिस्तानी पीवाईक्यू हो, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू बुक होना चाहिए। और पीवाईक्यू बुक भी 2005 या 6 के बाद अगर करो तो अच्छा बेहतर है। उसके पहले जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट मतलब मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था बांग्लादेश को, उसी टाइम का पीवाईक्यू जरूरत नहीं है भाई। टेस्ट सीरीज, एक कोई एक ढंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भाई। आप मतलब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन कर सकते हैं या फुल टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ढंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज है जहां से एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसे टेस्ट सीरीज का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछता है कि एनसीईआरटी के बाहर के भी कोई आएगा। भाई एनसीईआरटी में कोई मतलब एनसीईआरटी में कोई कम है क्वेश्चन कोई? अगर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हुआ ना तो आज से भी यार फिर भी 100 साल क्वेश्चन कर दे सकते हैं उसी एनसीईआरटी से ही, एक ही एनसीईआरटी से। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान से कराएंगे क्वेश्चन नीट का। तो टेस्ट सीरीज जो है, एक ढंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा रिवीजन टेस्ट सीरीज है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए। और उसके बाद फिजिक्स का भी टेस्ट सीरीज है उधर एक। और अगर आप फुल टेस्ट देना चाहते हैं, इधर एनटीएस है इधर, तो आप दे सकते हैं कोई भी, जहां पे पूरा एग्जाम ओरिएंटेड एनटीए की नीट के पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है तुम्हें। और उसके बाद बहुत सारे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम्हारा रिजल्ट मिलता है। बाजार में बहुत सारे एग्जाम तुम्हें मिलेगा लेकिन रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। सॉल्यूशन मिल भी गया तो अगर तुम्हारा दिक्कत हो तो उसको कंसल्ट करने के लिए टीचर नहीं मिलता। तो इधर तो भाई सारे फैसिलिटीज मिलता है तुम्हें, तो ज्वाइन कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट, बायोलॉजी के बारे में मैं बोलूंगा। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टाइम तुम्हें डिवाइड करना है पहले। जैसे मैं एनिमल किंगडम के पीछे अगर मैं 4 आवर दिया तो लिविंग वर्ल्ड के पीछे मैं 5 आवर नहीं दे सकता भाई। टॉपिक वाइज अगर तुम सिलेक्ट करना, मतलब टॉपिक का वेटेज देख के तुम टाइम सिलेक्ट करो। और मतलब ऐसे नहीं कि एनिमल किंगडम के पीछे मैंने 4 या 5 आवर लगा दिया और लिविंग वर्ल्ड के पीछे 10 आवर लगा दिया, ऐसे नहीं है भाई, क्योंकि टाइम जो है बहुत शॉर्ट है। अभी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत सारे जरूरी है। नेक्स्ट, राइट द टॉपिक इन ए पेज। वो सुबह उठ के ही क्या क्या टॉपिक है जो बायो का कंप्लीट करना है। जैसे एनिमल किंगडम मान लो, एनिमल किंगडम का टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, तो लिखो हमें पहले नॉन कॉन्टेक्ट तक हमें आज सारे कंप्लीट करना है। उसके बाद रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी, पहले जो तुमने टॉपिक सिलेक्ट किया एनसीईआरटी से 2, 3, 4 जितने बार तुम्हारा मन ना भरे उतने बार रीड कर लो एनसीईआरटी से। नेक्स्ट, प्रैक्टिस फ्रॉम द एमसीक्यू बुक। एमसीक्यू बुक से वो प्रैक्टिस करो कि हमारे जो सिलेबस है, वो मतलब सिलेबस नहीं, जो मैंने जहां तक किया है, जैसे नॉन कॉर्डर तक मैंने कर लिया है, तो नॉन कॉर्डर तक जितने भी सारे एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू मैंने पहले ही बोला रिसोर्स होना चाहिए एमसीक्यू ओरिएंटेड, मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यू बुक। उस एमसीक्यू बुक से तुम पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद जितना सारा टॉपिक तुमने कर लिया उसके ऊपर पीआईक्यू कर लो, मतलब नॉन क्वाड्रेटर तक तुमने पीआईक्यू सॉल्व करो। पीआईक्यू सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा जो टॉपिक सारे लिखे थे वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब तुम सेटिस्फाई होगे तो उसके बाद उस टॉपिक के साथ तुम्हें टिक मारना है। ये मैं करता था हमेशा, क्योंकि वो टिक मारने से ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम दिन भर मेहनत करते हो, एक सेटिस्फेक्शन भी आना बहुत जरूरी है। और सेटिस्फेक्शन तब आएगा जब तुम ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने रीड कर लिया, सीक्यू भी सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद सारा कंप्लीट हो गया। नहीं, एक मन से सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नीट में आया ना तो गलत ना हो, ऐसे सेटिस्फेक्शन आना चाहिए मन में। उसके बाद रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बोलूंगा रिवीजन। रिवीजन के सिवा तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जैसे मैंने आज एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट कर लिया, कल मैं जाऊंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। कल सुबह उठ के दोबारा फिर से
एक बार मतलब 10-15 मिनट भी हो, एनिमल किंगडम का जो पेज है वो पलटना है, एक बार आंख में वो आना चाहिए, एक बार जो एनिमल किंगडम में क्या क्या है, एटलीस्ट डायग्राम वगैरह, डायग्राम देख के कुछ तो याद आना चाहिए। उसके बाद जो है एनालिसिस ईच एंड एवरी टेस्ट, हर एक टेस्ट में तुम गलत क्या कर रहा हो एनालिसिस करना सब जरूरी है। मतलब सबसे जरूरी जो चीज है वो है एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी टेस्ट, गलत क्या हुआ है तुम्हें, और गलत जो होगा वो किस में लिखना, मिस्टेक एक बुक में लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद टाइम टेबल, सबसे अच्छा टाइम टेबल, ये सारे इंप्लीमेंटेशन सारे मोटिवेशन में जो भी दूंगा ना, महेश्वरी साहब भी अगर तुम्हारे घर पे आके 2 दिन रुक जाए ना, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा जब तक तुम खुद से ये इंप्लीमेंट नहीं करोगे, खुद से ये टाइम टेबल नहीं मतलब बनाओगे। और तुम्हें खुद मतलब सबसे ज्यादा जो पहचानते हैं ना कोई, वो तुम ही हो। अगर तुम्हें किसी टॉपिक में दिक्कत है वो तुम जानोगे सबसे बेहतर, किसी टॉपिक तुम्हारा वीक है तुम ही जानोगे सबसे बेहतर, कोई और कोई टीचर भी नहीं जानेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है उसको जस्ट क्या करना है, उस स्पार्क देना है और उसी स्पार्क से सिलेक्शन भी हो जाएगा भाई। लेकिन वो स्पार्क देना चाहिए भाई, अभी टाइम है 180 डेज में। अगर कभी मुझे पूछेगा कि 180 डेज में क्या सिलेक्शन पॉसिबल है, मैं बोलूंगा कि मतलब बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, लेकिन मेहनत करोगे तो होगा। क्योंकि अभी मतलब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं उसी टाइम पे, मेरे पास बहुत सारे रिवीजन टेस्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे हैं, तो बोल रहे कि जो टीचर है वो अभी तक 6 या 7 या 8 या 9 10 सिलेबस कवर किया है, 10 चैप्टर के सिलेबस कवर किया है, तो बाकी भी कर लेंगे भाई। लेकिन जो है कोई ऐसा टीचर तुम चॉइस करो जो 100% जो है तुम्हारे पीछे देगा, जो ऐसा नहीं कि सिलेबस जो है रुक के रखे उसके बाद क्रैश कोर्स में जाके तुम क्रैश हो जाओ बस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम का हुए 4 मई, अगले साल 4 मई को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, तो लगभग देखो। और एक तुम्हारा टेबल के सामने एक डेज का एक चार्ट बनाओ, हर एक डेज जाता जाएगा और तुम क्रॉस देते जाओ रिवर्सिबली, ठीक है। ये सारी चीजें करना बहुत सारे मतलब बहुत ही जरूरत है। और खास करके रिपीटर के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो भाई अपना जोश और जुनून बनाए रखना। समटाइम्स क्या होता है ना, जो फॉल किल्स यू, जब तुम गिर जाते हो ना तो तुम मतलब अंदर से एक मतलब दबोच जाते हो तुम, लेकिन हमें फिर से उठना है। एंड समटाइम्स व्हेन यू फॉल यू फ्लाई, जब तुम फॉल करते हो ना कुछ टाइम ऐसे आते हैं जब तुम फ्लाई कर जाओगे, लेकिन फ्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए भाई, बहुत मेहनत करना चाहिए। इस बार भी कितने दिन हुआ है, अभी बहुत दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने देखा है ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है पिछले बार भी बहुत बुरा स्कोर किया था या कुछ मार्क के लिए सिलेक्शन नहीं था, वो अभी हंसते खेलते हुए जाते हैं एजेंसी में, मिलते हैं हमारे से। तो ये सारी चीज बनाए रखना है। और ये जो बंदा क्या मतलब है ही क्या, उसमें उसका इस टाइम में ऐसा परफॉर्मेंस आया, देखो अपने बीबी छोड़ के चला गया, डिवोर्स हो गया इसका, फिर भी ऐसा कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिया ये T20 वर्ल्ड कप में, तो इसको ही बोलते हैं समटाइम्स मतलब ये गिर गया था। मुंबई इंडियंस को देखो जब कैप्टनसी आए तो वानखेड़े में जाए तो इसको मतलब क्या बुलाता था, उसको ट्रोलिंग करता था, लेकिन अभी देखो जिस दिन जीत के वो गए थे ना वानखेड़े में, सारे हार्दिक चिल्ला रहा था। तो ये होता है चीज, ये होता है चैंपियन। और इस तरह ही अपना जो है मोटिवेटेड बनाए रखना है अपने खुद को। उसके बाद देखो भाई कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ऐसे नहीं कि मेरा एक टेस्ट में 700 स्कोर आ गया और मैं पिछले टेस्ट में अगले टेस्ट में 500, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हर एक टेस्ट में एक तरीके का, हर एक टेस्ट में एक जैसा स्कोर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जो स्कोर है वो 50 से भी प्लस माइनस ज्यादा हो रहा है और उससे भी कम हो तो और भी बेहतर। मतलब कंसिस्टेंस होना चाहिए, हर एक टेस्ट देते समय कंसिस्टेंसी रहना चाहिए कि अगले टेस्ट में पिछले टेस्ट में मेरा जो स्कोर आया था ना उससे नीचे ना आए, बस उसके ऊपर ही जाए। तो ऐसा एक मोटिव होना चाहिए। तो ये देखो ये बंदा पहले किस घर में रहता था, लेकिन अपने जोश और जुनून बनाए रखा। ये देखो उसका जो मतलब टीन का घर था इसका, और उस जगह से देखो अभी केकेआर में इसका सिलेक्शन भी हुआ है, रिटेन हुआ है, इसका सैलरी देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 50 लाख से वो लगभग 13-14 करोड़ पे आ गया है। तो देखो एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। मैं ये मानता हूं कि सारे जो जितने भी तुम हाथ पैर मार लो ना, जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। तो भगवान नहीं चाहेगा ये मान के तुम भी घर पे बैठे रहोगे, बिल्कुल नहीं। तुम अपना काम तुम करते जाओ, भगवान एक दिन देगा ही देगा। भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो ये एक चीज, इसको देखो कितने सक्सेस मिल गए हैं, तो कंसिस्टेंट तुम भी रहो, एक दिन इसके तरह सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट भाई देखो ये खास करके ये भी रिपीटर वाले के लिए है। इट में नॉट हैव हैपन द फर्स्ट टाइम बट गॉड विल ऑलवेज गिव यू द अनदर चांस।
मतलब हमेशा मैं ये भी मानता हूँ कि हमेशा तुम्हें सेकंड चांस तो मिलता है, और ये सेकंड चांस को अगर तुम यूटिलाइज नहीं कर पाए ना तो फिर से गिरोगे, ऐसे गिरोगे फिर उठ नहीं पाओगे। तो फिर ये सेकंड चांस को जो है यूटिलाइज करना है। और ये बंदा, इसके बारे में मैं बोलूँ ही क्यों, इस मतलब बोलना ही क्या है इसके बारे में, ऐसे यूटिलाइज किया अपने सेकंड चांस को। कहाँ पे था, कोई मतलब सोचा भी नहीं था कि मतलब इस जगह से निकल के आ भी पाएगा, कभी खड़ा हो पाएगा, और उस जगह देखो कितने अच्छे अच्छे इनिंग्स हमें गिफ्ट कर रहे हैं, स्कोर और T20 वर्ल्ड कप के बारे में, इसके बारे में तो मैं क्या बोलूं। तो ये सारे चीज जो है हमारे अंदर होना चाहिए कि एक मोटिवेशन खुद से होना चाहिए कि हम जो है करेंगे, जरूर करेंगे। अपने खुद से एक प्रॉमिस करो कि अगले साल जो है सिलेक्शन हम लेके जाएंगे, तो ये पक्का है कि तुम सिलेक्शन लेके जाओगे। और हमेशा जो है एक चीज के ऊपर, कभी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि एक ही सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, एक ही सब्जेक्ट के पीछे दौड़ता है, लेकिन ये नहीं। अभी तक ऐसा टाइम आ गया कि 600 के नीचे कोई सिलेक्शन नहीं होगा। क्या हो सकता है अगले सालों 650 हो जाए। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि हर एक टॉपिक को लेना चाहिए, एक टीम वर्क अगर तुम में रहेगा तो भाई चैंपियन तुम भी बनोगे। हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। और एक चीज मुझे कल भी एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैसेज किया रात में कि जो सारी चीजें मैं बोलता हूँ वो फॉलो करते हैं कि बाद बहुत सारे स्कोर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे एक चीज बनाओ कि कोई एक मतलब आसपास किसी जो है ना, किसी को आइडल मान लो तुम। मैं अगर मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई चाहे तो मैं मतलब मुझे मेरा मम्मी पापा का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। आसपास कुछ है ऐसे ही एग्जाम्पल चुनो जो तुम्हारे, वैसे नहीं कि तुम कहीं से बुक रीड करके उसमें मोटिवेशन ले लिया। मैं इसका मतलब इसका यूज करता हूँ, मुझे कोई भी मतलब क्रिकेट का यूज करता हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। जो चीज तुम्हें अच्छा लगता है ना, उसी से आप खुद का मोटिवेशन का कंटेंट निकालो। और कभी भी अभी इस टाइम में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत घटा लो। तुम पता नहीं तुम लोग बैठते हो तो अब इस टाइम में ना कोई भी अगर कहें कि मेरा रिसोर्स नहीं है इसलिए मैंने सिलेक्शन नहीं ले पाया, मुझे पैसा नहीं है, तो कोई नहीं मानेगा। सबके पास क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल है। और मोबाइल पे तुम सर के चैनल पे ही जाके देख लो, सारे कंटेंट है वो सारे फ्री में भरे हैं। कोई भी अगर नहीं भी एडमिशन लगा तो सब कुछ देख सकता है। उससे सिलेक्शन लाइक कंटेंट, अगर कंटेंट भरा है उधर यूट्यूब में जाओ, कहीं बहुत सारे मतलब इंडिया के बिगेस्ट चैनल हैं, उसमें तुम देख सकते हो। तो फिर अगर कोई बोला नहीं है, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो कि लेके तो बैठते हो मोबाइल, लेकिन पता नहीं कौन सा वीडियो देख लेते हो, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई जा गया बाहर में, तुम फिर पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर ये सब चीजें जो है डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो सब लाइफ से जाना चाहिए कुछ मान के लिए। बस 180 डेज होते हैं, उसके बाद हंसते खेलते अपना जिंदगी जियोगे। ठीक है, तो इस स्टडी प्लान को इम्प्लीमेंटेशन जरूर करना। अगर फिर भी कोई डाउट है मन में, कोई भी कुछ है तो भाई मेरे से कांटेक्ट तो भाई कर ही सकते हो। और कोई बायोलॉजी में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो रिवीजन अपना मेरा जो रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो मेरे क्लासेस में, अभी 12 का बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना, कभी भी मतलब डिमोटिवेटेड नहीं होना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते बाय।